हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड नमन कपूर। ओके, सो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट किया था फॉर क्लास 12। ओके, आज हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, किस लिए हम अप्लाई करते हैं। देयर आफ्टर हम लोगों ने इसके अलावा क्या करा था, उसके ग्राफ्स डिस्कस करे थे। फाइन, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ आप निकालते क्या हो कूलम्ब्स लॉ से, फोर्स। एंड यू शुड नो दैट कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होएगा। देयर आफ्टर सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फाइन, सो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो किसी भी चीज को अगर आपको वेक्टर में इंडिकेट करते हैं तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। कोई भी एक क्वांटिटी है, सपोज ए इज अ क्वांटिटी, अगर आप वेक्टर में लिखते हो देन आप उसके ऊपर एक एरो लगाते हो जस्ट टू इंडिकेट दैट इट इज अ वेक्टर। और एक छोटा सा और पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि वो क्लास 11th का बट यूज यहां होगा। अगर आप किसी भी वेक्टर का स्क्वायर कराते हो then it will become a scalar quantity, means a वेक्टर का आपने स्क्वायर कराया, स्क्वायर कराने का मतलब हो गया you are going to do its self product। so ये आपके पास क्वांटिटी क्या बन जाती है, a स्क्वायर। इतनी चीज अगर आप माइंड में रखोगे तो ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सो कूलम्ब्स लॉ जो हमारे पास फॉर्मूला था दैट वाज F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Okay, where Q1 and Q2 were the two charges placed at a distance r। Okay, अब अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें फोर्स को वेक्टर में करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड देखते हैं कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर है। दिस इज कांस्टेंट, Q1 Q2 आर चार्जेस, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। केवल हमारे पास जो बच रहा है दैट इज r। ओके, r को आप सिर्फ पोजीशन मत समझिएगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर। ओके, सो ए लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास क्वांटिटी वेक्टर वाली है दैट इज फोर्स, राइट हैंड साइड पे जो है दैट इज आर। तो अगर मैं एफ को लिखूं दैट वेक्टर फॉर्म में F12, F12 का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स फर्स्ट चार्ज पे लग रही है किसके थ्रू, सेकंड चार्ज के थ्रू। ओके, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। सो ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगी, सपोज दिस इज फर्स्ट चार्ज और सपोज बोथ आर पॉजिटिव, तो F12 जो लग रही है दैट इज दिस फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। एंड इस पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी F21। अगर हम लोग पोजीशंस की वेक्टर्स की बात करें तो पोजीशन वेक्टर दिस वन दैट इज R12 और वेक्टर है मींस हमें वेक्टर का साइन लगा के दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे सेकंड चार्ज है सो दिस इज R21। ओके, अब बात करते हैं F12 मैंने लिखा, फर्स्ट बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो किस पे डिपेंड करती है कि सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी कितनी दूर रखी है। क्योंकि फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है, जब हम F12 की बात कर रहे हैं फोर्स इज अप्लाइड बाय सेकंड बॉडी, सो वी शुड नो दैट कि सेकंड बॉडी से हमारी फर्स्ट बॉडी कितनी दूर है। ओके, तो जब आप F12 लोगे तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है दैट मस्ट बी R21 नॉट R12। हमने F12 लिखा, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 वर स्केलर क्वांटिटी, यहां कहीं वेक्टर का साइन लगाना है। नाउ दिस इज R12 वेक्टर। अब ये पॉइंट समझिएगा, गलती हुई क्या, F12 लेना है तो आपको कभी भी R12 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि आप फोर्स फर्स्ट को निकालो बाई सेकेंड, तो यहां पे आपके पास R21 होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन दिस, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। बाकी तो आपके पास नॉर्मली कूलम्ब्स लॉ लिखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। दिस इज वेक्टर, एक वेक्टर का अगर हम स्क्वायर कराएंगे देन इट विल बिकम स्केलर क्वांटिटी। फाइन, सो ये आपके पास बन जाएगा ओवरऑल आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे उसका स्क्वायर हो रहा है। हमारे पास F12 का जो फॉर्मूला आ गया दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो हमने कोशिश करी इसे वेक्टर में चेंज करने की, प्रॉब्लम क्या आ गई ये समझिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी लिखी है, पर राइट हैंड साइड पे तो सब कुछ स्केलर आ गया। एक वेक्टर को आप स्केलर के साथ इक्वल तो नहीं दिखा सकते हो, तो हमें यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, कैप लगा के इंडिकेट करते हैं। एंड यूनिट वेक्टर मींस वो वेक्टर जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन हो बट नो मैग्नीट्यूड। नो मैग्नीट्यूड मींस उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए।
जो सिर्फ यूज करते हो आप डायरेक्शन दिखाने के लिए। सो इस क्वांटिटी में ये जो हमारे पास आया, यहाँ पे सब कुछ स्केलर है। अब अगर मुझे इसे वेक्टर में कन्वर्ट कराना है तो वेक्टर में कन्वर्ट कराने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से। सो R21 का अगर आप यूनिट वेक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कैप लगा के। दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। F12 के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब यही चीज अगर आप F21 के फॉर्म में लिखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां पे 21 आ जाएगा और ये R21 जो लिखा है ये किसमें चेंज हो जाएगा? R12। आई होप सो ये वेक्टर फॉर्म टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक 1 मार्क्स में ही आता है, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम हो नहीं सकता। सो ये टॉपिक आप लोगों को आई होप सो क्लियर होएगा। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। फाइन। सेकेंड, आगे बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस पढ़ी लास्ट टर्म पे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कूलम्ब्स लॉ लगाने के लिए चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए, और सेकेंड थिंग कि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत पास भी नहीं होना चाहिए, बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, एंड थर्ड पॉइंट इज कि वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब और बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो हमारे पास है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कूलम्ब्स लॉ है इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, ये तो आप सबको आई होप सो बिल्कुल रटा हुआ होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टेटमेंट इजी रहती है, पर इसे अगर आप फॉर्मूला वाइज इंडिकेट करोगे देन इट मींस दैट F12 किसके इक्वल होता है? -F21। मींस फर्स्ट बॉडी जो सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है, वो जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगा रही है उसके इक्वल भी है और अपोजिट भी है। अपोजिट के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। फाइन। तो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। वी हैव टू प्रूव दिस कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ पुराने वेक्टर की, कि अगर आपके पास एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैंने लिखा है R12, ये -R21 के इक्वल होता है। फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी की पोजीशन और सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी की पोजीशन के बीच का ये रिलेशन। वेक्टर क्वांटिटी में आपने पढ़ा है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे बोर्ड की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो बोर्ड से मेरी डिस्टेंस भी 1 मीटर होगी, बट डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर है तो वहाँ से यहाँ तक की -1 मीटर होगी। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो जो अभी मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बताया था उसी को दोबारा लिखते हैं। तो हमारे पास F12 का फॉर्मूला जो आया था दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R² था, और साथ में एक यूनिट वेक्टर था दैट वाज R21। नेक्स्ट F21 लिखते हैं जरा। F21 अगर हम लिखेंगे देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R², और यहां पे आ जाएगा आपके पास क्या? R12। फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, R21 यहां है, R12 यहां है। अभी हम इसे इक्वेट नहीं करा सकते। हम एक काम करते हैं, हम या तो इन इक्वेशंस को डिवाइड करा दें या तो इसमें R12 की वैल्यू रखते हैं। दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है। तो जो इजी लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा दूं, अगर आप डिवाइड करा दोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? F12 अपॉन F21 इक्वल टू R21 कैप अपॉन R12 कैप। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? R12 या R21 की यहाँ से वैल्यू रख दो। R12 की जगह आप क्या रख सकते हो? -R21। मैं इसको यहाँ प्रोसीड कर रहा हूँ। सो F12 अपॉन F21 हमारे पास किसके इक्वल आ गया? R21 लिखा है, R12 की जगह मैं रखने जा रहा हूं -R21। सो मैंने यहाँ पे -R21 रखा, यहाँ पे R21 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा। -1 बचा, इसको अगर हमने उधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा? F12 इक्वल टू -F21। ये क्लियरली क्या आ गई आपके पास इक्वेशन? दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। मीन्स हमारा कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अगर आपको ये प्रूव करने को आता है तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट्स करके दिखानी पड़ेगी। नो नीड ऑफ एनी थ्योरी इन दैट। केवल एक लाइन यहाँ लिखनी पड़ेगी दैट फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट। आई होप सो दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कूलम्ब्स लॉ।
ओके, सेकेंड थिंग, कूलम्ब्स लॉ से जो आप फोर्स निकालते हो दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स ये वर्ड पहले भी आया है आपके क्लास 11th के चैप्टर में, ग्रेविटेशन, बट इसका मीन्स आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे पास दो चार्ज ये रखे हैं, ओके, अभी मैं इनके पोलैरिटी की बात नहीं कर रहा, कुछ भी पोलैरिटी हो सकती है, ओके, सेम पोलैरिटी होएगी तो ये रिपेल करेंगे, अपोजिट पोलैरिटी होएगी तो ये अट्रैक्ट करेंगे, फाइन। बट अगर ये रिपेल या अट्रैक्ट होंगे तो ये जाएंगे किस डायरेक्शन में, ये हमें बताता है सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन। सेंट्रल फोर्स मींस अगर दो बॉडीज हैं और उनके सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, ओके। सो अगर इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है सपोज, तो ये बॉडी इसी लाइन के अलोंग मूव करेंगी। मींस ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करें और ये नेगेटिव वाला चार्ज यहां मूव करने लग जाए, पॉजिटिव वाला ऊपर मूव करने लग जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आगे मूव करेगा, ये वाला भी इधर आगे मूव करेगा। किसके अलोंग मूव कर रहे हैं? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। तो वो फोर्स जो किस डायरेक्शन में लगती है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सो जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को यूज करके फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, दैट इज सेंट्रल फोर्स। थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज कि आप लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ओके, लास्ट ईयर वर्क वाले चैप्टर में था। कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स होता है कि अगर आप एक बॉडी को उठा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ठीक है, मीन्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, फाइन। अब मैं इस पाथ के अलोंग ले जाऊं, चाहे इस पाथ के अलोंग ले जाऊं, चाहे इस पाथ के अलोंग ले जाऊं, अगर जो वर्क डन हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अगर ये दो पॉइंट 1 मीटर दूर हैं तो अगर आप इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी पाथ से ले जाओगे, वर्क डन रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मींस द वर्क डन इन मूविंग a charge from one point to another does not depend on the path, it just depends on its initial position and final position, जहां तक हम इसे ले जा रहे हैं, ओके। सो ये हमारे पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई जो सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब बात मैं कर रहा हूं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की जो कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस में भी आते हैं एंड इट कम्स इन न्यूमेरिकल्स टू, फाइन। सो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, बात समझिएगा। हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला हमको पता है। अब सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास दो चार्ज हैं, उनके बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स लग रही है, ओके, देयर आर 2 चार्जेस इन एयर और उनके बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स लग रही है। अगर मैं दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दूं तो फोर्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? मेरे हिसाब से आंसर आप लोगों को बहुत ही क्लियरली आप बता सकते हो। आपने दोनों चार्ज को डबल करा है, दोनों चार्ज को डबल करा है, फोर्स विल बी 4 टाइम्स। आपने लिख दिया, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि करने का एक प्रॉपर तरीका है, आपको उसी के थ्रू करना है, सिर्फ आंसर से मतलब नहीं होगा, ओके। सो 1 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर लेने से अच्छा है कि आप 1 नंबर के लिए तैयारी करें, फाइन। और उसमें बेनिफिट ये है कि अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है, इन केस एक बेसिक सिली मिस्टेक आप कर देते हो, इवन देन प्रोसीजर के मार्क्स मिलेंगे, फाइन। सो सपोज मैं आपके लिए क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैं फॉर्मूला हटाता हूं, यहीं पे क्वेश्चन लिखता हूं। लेट F बी द फोर्स between 2 charges in air. What will be the effect on force if, कुछ कंडीशंस देते हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको दी, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल,
फाइन, मैं आपको एक क्वेश्चन डबल का बता रहा हूँ, आप ट्रिपल करके ट्राई कीजिएगा, 4 टाइम्स करके ट्राई कीजिएगा, हाफ करके ट्राई कीजिएगा। तो एक सिंपल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो, कई अपने आप एग्जांपल्स बना सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। सो पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि हमने दोनों चार्ज को डबल किया। सेकेंड पार्ट मैं दे रहा हूँ डिस्टेंस को हमने डबल किया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। एंड थर्ड पार्ट इज एक डाइइलेक्ट्रिक को हमने इंसर्ट कर दिया है इन दो चार्जेस के बीच में। A dielectric जिसकी वैल्यू k है is inserted between them। तो शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का जो आपके पास मेथड है दैट इज, पूरा मेथड को समझना है, क्योंकि हमने अगर मैग्नीट्यूड को डबल करा है दोनों के तो आंसर 4 टाइम्स आ जाएगा, इजी है, पर मेथड प्रॉपर फॉलो करना है। सो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आप अपने ओरिजिनल फोर्स का फॉर्मूला लिखिएगा। F का फॉर्मूला दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने K नहीं लिखा क्योंकि हमें डायरेक्टली बताया गया दैट दीज चार्जेस वर प्लेस्ड इन एयर। फाइन, सो F का फॉर्मूला मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आ गया है। ओके, अब अगर आप दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर रहे हो तो उनके बीच की फोर्स चेंज होगी। देन व्हाट यू विल डू, यू विल राइट F डैश। F dash is your new force, that is 1/4 pi epsilon naught। आपने चार्ज को डबल करा है तो सिर्फ 2 मत लिखिएगा। Q1 को डबल करा है मीन्स 2Q1, Q2 को डबल किया मीन्स 2Q2 अपॉन में R स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, इसमें से जितनी न्यूमरिक वैल्यूज आपको मिल रही हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ हो रहा है उसे सॉल्व करके अलग लिख लीजिए, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। तो इसको अगर मैं अलग करके लिखूंगा मींस यहाँ पे 2 and 2 दिस इज 4, मैंने इस 4 को बाहर लिख लिया, मेरे पास अंदर बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, 2 and 2 4 बाहर आ गया भाई हमारे पास, बाकी जो बच रहा है उसको मैंने एक साथ लिख लिया। दिस वॉज फॉर्मूला ऑफ ओरिजिनल फोर्स, मीन्स अब आप इसकी जगह ओरिजिनल F रख सकते हो, मीन्स F डैश इक्वल टू क्या आ गया 4F। मीन्स आपके पास न्यू फोर्स जो है दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ इट्स प्रीवियस फोर्स। इन केस आपको F की जगह ओरिजिनल फोर्स 10 न्यूटन 20 न्यूटन दी जाती तो आप यहाँ पे F की जगह वो वैल्यू रख देते तो आपके पास न्यू फोर्स की वैल्यू आ जाती। ओके, सो करने का यही तरीका है कि हर बार आप ओरिजिनल फॉर्मूला लिखोगे, देन न्यू फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाओगे और उसे सिंप्लीफाई करके न्यू फोर्स और ओरिजिनल फोर्स की का एक रिलेशन निकाल दोगे, और अगर ओरिजिनल फोर्स की वैल्यू दी जाएगी तो उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। खत्म क्वेश्चन, पहला पार्ट हुआ है हमारे पास। अब इसी तरीके से मैं सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट दोनों करने जा रहा हूं। तो अगर आपको एक आ गया तो दूसरे में दिक्कत नहीं होती, और अगर एक नहीं आया तो दूसरे को और अच्छे से समझिएगा तब आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे हमने कहा है दैट डिस्टेंस इज डबल। ओरिजिनल फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, डिस्टेंस हमने डबल कर दी है। डिस्टेंस डबल मींस वी हैव इंक्रीज्ड R by 2 टाइम्स। पहले डिस्टेंस R थी, अब R कितनी हो गई है 2R हो गई है। ओके, सो हमने यहाँ पे काम किया स्टार्ट, F डबल डैश डिनोट कर दिया। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की जगह आपको क्या लेना है 2R। ओके, ध्यान रखना है 2R का होल स्क्वायर होएगा, ये नहीं कि R स्क्वायर लिखा आगे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। आपने R की जगह 2R लिया है तो R की जगह 2R देन उसका स्क्वायर। अब इसमें से जितनी न्यूमरिक वैल्यू है उनको अलग किया, 2 का स्क्वायर ओके बेटा 4 हो जाएगा, वो 4 बाहर जाएगा। ओके, मतलब आप उसे अलग से लिख लीजिए 1, और ये अपॉन में आ रहा है मीन्स 1/4 लिखना पड़ेगा। 1/4 ये जो 2 था मैंने उसको लिखा है 2 के स्क्वायर को सॉल्व करके, और बाकी जो बच रहा है मेरे पास दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फाइन, केवल ये वैल्यू बाहर गई, बाकी ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है दैट इज फॉर्मूला ऑफ योर ओरिजिनल फोर्स। सो इसकी जगह हम ओरिजिनल फोर्स मींस F रख सकते हैं। सो हमारे पास F डबल डैश का फॉर्मूला क्या आ गया 1/4F, मींस आपके पास जो न्यू फोर्स आ रही है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। पहले आपके पास इंक्रीज आ रहा था, डिस्टेंस में आपके पास डिक्रीज आ गया। ओके, अब इसके आगे बात करते हैं भाई डाइइलेक्ट्रिक की, उसमें भी आपको समझना है। ये क्वेश्चन मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एंड देयर आफ्टर इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप कैसे सॉल्व करते हो मैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले तीनों पार्ट हो जाए इसके। अब थर्ड पार्ट के लिए बिल्कुल वही तरीका हमें करना है भाई।
ओरिजिनल फोर्स का हमारे पास ये फॉर्मूला दिख रहा है। जब हमने के डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देन देयर आफ्टर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे बस के लग जाना है। सो F ट्रिपल डैश दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें कोई कांस्टेंट आपको नहीं दिख रहा, पर आप ओरिजिनल फोर्स में और इसमें फर्क देखिए क्या है, केवल के का। इस के को मैं बाहर लिख लेता हूं, मींस ये आपके पास 1/k बाहर हो गया। फाइन, देयर आफ्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये आपके पास अगेन फॉर्मूला बन गया किसका, ओरिजिनल फोर्स का। मींस योर न्यू फोर्स इज 1/k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में डबल मैंने लिया, आप ट्रिपल लेके करो, 1/2 टाइम्स लेके करो, हाफ लेके करो, 1/3 लेके करो। कुछ क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करेंगे तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब में यही चलना है भाई। आर की जगह 2 डबल कर दिया तो 2r हो गया, आपने 1/3 कर दिया तो आर की जगह आप क्या लिखोगे, r/3 लिखोगे। इतनी चीजें आपको समझनी है। और अगर ये क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप में आता है, दैट व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स इफ डिस्टेंस इज डबल्ड, जस्ट a conceptual question of 1 marks only, तब आप इसको न्यूमेरिकल टाइप से भी कर सकते हो। और दूसरा मेथड भी है क्या, वो मैं बताता हूं। फाइन, मींस वो कॉन्सेप्ट आप तभी अप्लाई करोगे जब आपके पास जो टॉपिक है वो 1 मार्क्स में आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। यही क्वेश्चन हमने उठाया, एफ का फॉर्मूला पहले पार्ट के लिए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर दिया था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। आपने कहा था दैट आपने मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस डबल। चार्ज की बात करी, हमने चार्ज को चेंज करा है, बाकी किसी चीज को चेंज नहीं करा पहले पार्ट में। तो आप बाकी सारी चीजों को अपने माइंड में क्या लेके चलोगे, ये क्या है अभी, कांस्टेंट। आप इन सबको हटा के प्रोपोर्शनल लगा सकते हो, जैसे आप प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते थे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये दोनों आपके पास 2 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं, एज चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, सो फोर्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ओके, फोर्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। इन शॉर्ट आप ऐसे कर सकते हो। बट अगर न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो आप ये कॉन्सेप्ट ना लगाएं, तब आप पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाएं। अब सेम सेकेंड पार्ट था हमारे पास, उसके लिए बात करते हैं जब डिस्टेंस डबल हुई थी। ओके, सो F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। आपको अब डिस्टेंस आपने चेंज करी है, तो डिस्टेंस को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपके पास क्या रहेंगी, कांस्टेंट। इन सारी चीजों को हमने हटाया, F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। F R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, वो भी R स्क्वायर के। मीन्स अगर आपने R को डबल करा तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले चीज तो डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स, पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज ना करके 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा। सो योर न्यू फोर्स विल बी डिक्रीज्ड बाय 1/4। फाइन, सेम यही चीज हमारे पास डाइलेक्ट्रिक में। अगर आप फोर्स का फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक के टर्म में लिखोगे तो आपके पास F का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। F और K क्लियरली यहां से आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर K की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा। ओके, मींस योर फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय 1/kth टाइम। ओके, 1/kth फैक्टर। सो ये क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल तरीके से करने का तरीका हमारे पास ये हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं कुछ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर आते हैं जो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल हैं, पर आपके पास बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज कंडीशन ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हाट इज कंडीशन ऑफ रिपल्शन। इतना पूछ लिया गया आपसे। अब इसको इन शॉर्ट आप कैसे बता सकते हो?
अट्रैक्शन कब होगा? जब आपके पास दोनों चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट होगी, मीन्स अगर एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्शन हो सकता है। एक प्लस दूसरा नेगेटिव, यही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या फिर पहला नेगेटिव होता दूसरा पॉजिटिव होता। तो अगर हम लोग दोनों चार्ज के प्रोडक्ट की बात करें Q1 इंटू Q2, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, बस आपको ये लिखना है। अगर अट्रैक्शन के लिए आपको पता है एक पॉजिटिव होएगा एक नेगेटिव होएगा, ओके, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मेरे हिसाब से नेगेटिव होता है, एंड नेगेटिव मींस इट इज लेस देन 0। सो अगर आपके पास Q1 Q2 लेस देन 0 है, इट मींस कि वो दोनों चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और रिपल्शन के लिए आप समझिएगा, रिपल्शन के लिए या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या तो दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं Q1 Q2 की, दोनों पॉजिटिव रखोगे तभी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव रखोगे तभी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही आएगा। मींस Q1 Q2 का प्रोडक्ट जब आपके पास 0 से बड़ा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतने पॉइंट्स में पूरे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि फिजिक्स का पेपर 3 घंटे में जब आपको पूरा आता होगा तब भी करने में छूट सकता है। तो आपको यह भी सीखना है कि आपको टू द पॉइंट लिखना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट लिखने की आदत होनी चाहिए, ओके, तभी आप पूरा पेपर 3 घंटे में कर सकते हो, अदरवाइज पेपर छूट जाता है। आपको लगता है मुझे सब आता है, आपसे टॉपिक पूछ लिया गया कूलॉम्स लॉ के बारे में, आपने पूरी कहानी लिख दी, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ वो लिखना है जो पूछा गया, उसमें कुछ कमी भी ना रहे, उससे कुछ एक्स्ट्रा भी ना रहे। कमी रहेगी तो मार्क्स कट जाएंगे, एक्स्ट्रा लिख दोगे तो टाइम चला जाएगा। तो टू द पॉइंट की आदत अभी से डाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको ट्राई करूंगा कि हर एक टॉपिक में ये बताऊं कि कितना आपको लिखना चाहिए। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ इतना लिखा, पूरे मार्क्स, खत्म काम। आगे बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 हमें गिवन है और हमसे पूछा गया व्हाट डज इट सिग्निफाइज। तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, दो चार्ज का सम 0 है। इससे मुझे क्या समझ में आया भाई, कोशिश करते हैं समझने की। Q1 प्लस Q2 0 है, मीन्स Q1 इक्वल टू माइनस Q2 है, और Q1 इक्वल टू माइनस Q2 है, मतलब अगर Q1 5 कूलम हुआ तो Q2 कितना होएगा, माइनस 5 कूलम होएगा। एक 5 कूलम है, एक माइनस 5 कूलम है, आपको खुद सोचना है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट उनकी पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट। अगर एक पॉजिटिव आ रहा है देन सेकंड इज नेगेटिव, ओके। सो ये Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, इससे आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। और इससे हमने समझा क्या कि जो आपके पास बोथ चार्जेस हैं, बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी, ओके। सिर्फ इतना लिखा, काम खत्म। सो दिस इज टू द पॉइंट। आपने इक्वेशन को ऐसे लिखा, देन ये आपने समझा दिया, पूरे मार्क्स आपके डन, ओके। अब इसके आगे कुछ और बात करते हैं। कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने आपको समझा तो दिया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उसका काम क्या है, बट उसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे। तो डेफिनेशन आप लोगों को अब धीरे से याद करनी, छोड़नी भी। डेफिनेशन समझनी है, फॉर्मूला ढूंढना है, फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन बनाने की आदत होनी चाहिए। रटा हुआ काम नहीं चलेगा, कितना रट लोगे भाई, दिमाग तो छोटा सा है, ओके। सो डाइलेक्ट्रिक की मुझे डेफिनेशन बनानी है, मैं कोशिश करता हूं, देखते हैं कैसे बनेगी। अगर आपको मैं कहूं कि मुझे दो चार्ज हैं, उन दो चार्ज के बीच में एयर है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, F ऑफ एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एयर है और एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 1 होती है, और यू कैन सिंपली से कि एयर के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाते हो। और अगर कोई भी मीडियम होता है हमारे पास, मतलब मीडियम कहाँ पर होएगा, ये जो दो चार्जेस हम लोग बात करते हैं, इन दो चार्ज के बीच में ही मीडियम होएगा, ओके। इसके बाहर इस साइड या उधर जो मीडियम है उस समय कोई मतलब नहीं, इन दो चार्ज के बीच में क्या मीडियम। तो सपोज मीडियम फिल है, तब हमारे पास फोर्स इन दैट मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं भाई। यहां से K कैसे निकलेगा, समझिएगा। F मीडियम मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं यहां से K को बाहर अलग लिख रहा हूं, फिर देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है।
एफ ऑफ मीडियम इक्वल टू 1/k, अलग लिख लिया। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k तो बाहर चला गया है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला देख लीजिए किसका बन गया, उस फोर्स का जो दो चार्जेस के बीच में तब लग रही थी जब उनके बीच में एयर। सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, F एयर। सो F मीडियम का हमारे पास फॉर्मूला बना F एयर अपॉन K। अब अगर आप यहां से चाहो तो आप डेफिनेशन बना सकते हो K की। कैसे बनेगी देखते हैं भाई, यहां से K का फॉर्मूला निकालते हैं। K इक्वल टू आ जाएगा F एयर अपॉन F मीडियम। अब फॉर्मूले से डेफिनेशन कैसे बनेगी, K पहली चीज दो चीजों के रेशियो के इक्वल है। किन दो चीजों के रेशियो के इक्वल है, अब आपको ये भी समझना है। ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इन एयर, और सेम जो हमने F मीडियम लिखा है इसका मतलब क्या है, ये भी उन्हीं दो चार्जेस की बात हो रही है जो उसी डिस्टेंस पे रखी है, बस हमने मीडियम क्या ले लिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब मैं डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में डिक्टेट कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को समझते हैं, देखिएगा कितना इजीली आप बना सकते हो, रटना नहीं है बात ये। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम। चलिए एक काम करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले थोड़ा सा गलत फिर उसे करेक्ट करते हैं। हमने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम। ओके, ये आपको मिले दो में से आधा नंबर या एक नंबर, क्योंकि आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं करा है। एफ एयर कहाँ पे भाई, किस फोर्स की बात हो रही है तो बताना जरूरी है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स मान लें, भाई टीचर चेक करने बैठा है, आपने इतना ही लिखा है फोर्स इन एयर। सो फोर्स इन एयर कौन सी एयर में फोर्स लग रही है, जो हवा चल रही है उसकी बात हो रही है, नहीं। तो आपको एक एक पॉइंट, आपने एफ एयर लिखा है, यहाँ पे एफ क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस, और ये जो एफ इन मीडियम लिखा है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट दिस टाइम व्हेन मीडियम इज फिल्ड बिटवीन दीज टू चार्जेस। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम is ratio of force between any two charges placed in air at a particular distance to the force between these two same charges placed at same distance when a medium is filled between them। तो जितना डिटेल में आप डिस्क्राइब करोगे डेफिनेशन उतनी सही बनेगी, उतने एक्यूरेट आपको मार्क्स मिलने के चांसेस है। एक बार और बोलते हैं, ओके, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम is ratio of force between two charge is the electrostatic force, ये word लगा दो और अच्छा है। Dielectric constant for any medium is ratio of electrostatic force between two charges placed at a distance in air to force between same charges placed at same distance in medium। Complete, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बन गई। कैसे बनाओगे ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हम लोगों ने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था कहीं पर, दैट एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स में यूज करते हो, फॉर्मूले में यूज करते हो, पर डेफिनेशन हमें इसी फॉर्मूले से बनानी है। ओके, अब के की कुछ बात करते हैं। के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए होती है 1, मीन्स वैक्यूम के लिए तो एक्यूरेटली 1 होती है फॉर वैक्यूम। ओके, एयर की बात करें तो एयर में के की वैल्यू 1 से स्लाइटली ज्यादा होती है, मींस 1.0001 टाइप, तो हम लोग हमेशा उसे 1 ही मान के चलते हैं। मींस के की वैल्यू एयर के लिए भी आप 1 ही लेके चलोगे। बट अगर आपसे पूछ लिया गया कि वैक्यूम की ज्यादा है कि एयर की ज्यादा है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि एयर की हल्की सी ज्यादा थी वैक्यूम से, क्योंकि वैक्यूम के कंपैरिजन में एयर फोर्स को कुछ ना कुछ तो रोकेगा ना, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, के फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए लिखते हो तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होती है। किसी भी मीडियम के लिए के की वैल्यू 1 से छोटी हो ही नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट, के फॉर एनी मेटल अगर आपको लेना पड़ेगा, सो मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इनफिनाइट। ओके, तो इतनी चीजें, के फॉर वैक्यूम, के फॉर एयर, के फॉर एनी मीडियम इज ग्रेटर देन 1 एंड के फॉर एनी मेटल, फॉर एनी कंडक्टर इज इनफिनाइट। तो हमारा ये डाइलेक्ट्रिक टॉपिक यहां पे अब कंप्लीट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स सिर्फ कूलॉम्स लॉ के डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड एक कंपैरिजन वाले न्यूमेरिकल्स बताएं कि अगर एक रेशियो आप चेंज करते हो देन क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हमारे पास वो फॉर्मूलेज हैं जिसमें अगर आपसे कह दिया है कि 2 की जगह 3 चार्ज रखें
उसके बाद किसी चार्ज पे कहाँ फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी, ये फाइंड आउट करना है। तो ये न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके? क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने में क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट प्रॉब्लम क्यों लगती है? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सॉल्व करने के लिए आपको 11th क्लास का वेक्टर सब कुछ माइंड में होना चाहिए, ओके? तो मैं ऐसे ही शुरू करूंगा नेक्स्ट टर्न पे कि आपको 0 मान के कि आपको 11th का कुछ याद नहीं, फाइन। वहां से स्टार्ट करेंगे, पहले वेक्टर स्टडी करेंगे कि हाँ वेक्टर्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते थे। अगर आपको एक बार वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो मुझे क्वेश्चन बताने की भी नीड नहीं है, आप अपने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ और बिल्कुल एक्यूरेट करो, ओके? सो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ओके? ओवर करते हैं। आई होप सो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या कमी रहेगी, ओके? फाइन।